नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत मंत्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन अवकाश घोषित करने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने की बधाई देते हुए दिल्ली सरकार द्वारा हिंदू वर्ष चैत्र नव शुक्ल प्रतिपदा के मौके पर भव्य सांस्कृतिक आयोजन करने का निर्णय लिए जाने का हर्ष जताया। साथ ही वीएचपी नेता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं भी दी। अपने पत्र में वीएचपी के दिल्ली प्रांत मंत्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने सीएम से मांग की है कि चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन को इस साल और आने वाले सालों के लिए अवकाश घोषित किया जाए। उन्होंने पत्र में लिखा कि इस कदम से भारतीय समाज में अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और हमारा समाज अपनी संस्कृति के प्रति गर्व अनुभव करेगा। बता दें कि इस बार चैत्र नवरात्रि का पहला दिन रविवार को पड़ रहा है। हिंदू समाज के करोड़ों लोग चैत्र नवरात्र के दौरान व्रत रखते हैं और विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने हिंदू नव वर्ष पर भव्य कार्यक्रमों के आयोजन की बात की है। उन्होंने कहा, हम लोग बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत दिल्ली विधानसभा से होगी। कला और संस्कृति मंत्रालय द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2025 का बड़ा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। जैसे दीपावली 15 अगस्त या 26 जनवरी पर विधानसभा को सजाया जाता है, उसी तरह से विधानसभा को सजाकर हिंदू नव वर्ष का अच्छा उत्सव मनाया जाएगा। इन सभी कार्यक्रमों की श्रृंखला अंबेडकर जयंती पर जाकर पूर्ण होगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से पुलिस ने 6 संदिग्ध अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जो पहचान छिपाने के लिए ट्रांसजेंडर वन महिलाओं का वेश धारण किए हुए थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने अपना हुलिया बदलने और स्थानीय ट्रांसजेंडर समुदाय में घुलने मिलने के लिए छोटी मोटी सर्जरी और हार्मोनल उपचार भी कराया था। पुलिस ने साथ ही ये भी बताया कि वे बांग्लादेश में अपने परिवार से संपर्क करने के लिए एक प्रतिबंधित ऐप का इस्तेमाल करते पाए गए। सभी 6 अवैध बांग्लादेशी को निर्वासन कार्रवाई के लिए आर.के. पुरम स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय को सौंप दिया गया। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में एक भी अवैध घुसपैठी को रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस ने कहा कि वे बांग्लादेश के बरगुना, गाजीपुर, मदारीपुर, सिराजगंज, पवना और नौगांव जिलों के मूल निवासी हैं। पूछताछ के दौरान प्रवासियों ने खुलासा किया कि उन्होंने तस्करों की सहायता से अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था। पुलिस ने उनके कब्जे से 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। रमजान के आखिरी जुमे के दिन देश भर में अलविदा की नमाज अदा की गई, तो वहीं दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के शाही इमाम ने इस मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। उनके साथ मैनेजिंग डायरेक्टर भी शामिल रहे। वहीं आपको बता दें कि हजारों लोग एक साथ इफ्तारी के लिए इकट्ठा हुए थे। इस इफ्तार पार्टी में कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। कई मुल्कों के राजदूत और हाई कमिश्नर्स भी शाही इमाम के इस इफ्तार पार्टी में शरीक हुए। बीती रात दिल्ली पुलिस के पश्चिमी जिले के स्पेशल स्टाफ की देर रात एक वांटेड बदमाश से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद वांटेड बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि एनकाउंटर के दौरान पुलिसकर्मी को भी बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। जानकारी देते हुए गुरुवार और शुक्रवार की रात पुलिस टीम ने एक ठिकाने पर छापेमारी की थी, जिस दौरान ये मुठभेड़ हुई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बदमाश आकाश झा को 2024 में मायापुरी थाने में फायरिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और नवंबर 2024 में वो जेल से बाहर आया था। हाल ही में ऐसी शिकायतें मिली थी कि वो इलाके में घूम रहा है और फिर से एक्सटॉर्शन मांगने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कोई भी औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा केस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। वर्मा के घर पर कथित तौर पर नोटों का ढेर मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच इस मामले की सुनवाई की थी, जहां सुप्रीम कोर्ट के वकील मैथ्यू नेदुम्पारा ने याचिका दाखिल कर मांग की है कि इस मामले में 3 जजों की समिति बनाने का कोई मतलब नहीं है। अब इस कैश कांड की जांच पुलिस को करनी चाहिए। शुक्रवार को म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक मरने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है। शुक्रवार को दोपहर के समय आए भूकंप का केंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के ठीक पश्चिम में था। इसका असर राजधानी नेपिताव सहित कई प्रमुख शहरी केंद्रों में महसूस किया गया है। इससे पहले शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया था कि म्यांमार में आए भूकंप की वजह से
694 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों घायल हुए हैं। भूकंप का केंद्र मांडले के पास था और इसमें म्यांमार सहित थाईलैंड के बैंकॉक में भी नुकसान पहुंचाया। बैंकॉक में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई और इसके बाद कई आफ्टर शॉक्स आए, जिनमें एक की तीव्रता 6.4 थी। म्यांमार के सैन्य शासन ने आधिकारिक तौर पर 694 मौतें और 730 घायलों की पुष्टि की। म्यांमार में भारत के अलावा चीन और रूस ने भी मदद भेजी। थाईलैंड के बैंकॉक में एक निर्माणाधीन 33 मंजिला इमारत भूकंप के कारण ढह गई। इमारत गिरने से आसपास के इलाकों में भारी धूल और मलबा फैल गया। बैंकॉक में लोग भागते हुए दिखाई दिए और राहत कार्य जारी है। म्यांमार सरकार ने राहत प्रयासों के लिए रक्तदान की अपील की और विदेशी मदद स्वीकार करने की बात की। चीन और रूस ने बचाव दल भेजे, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने आपात राहत कार्यों के लिए $5 मिलियन आवंटित किए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ कुमार राजपूत की हत्या करने वाली मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को सरकारी वकील मिल गया है। अपर जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने ये जानकारी दी। मुस्कान और साहिल ने जिला जेल के माध्यम से सरकारी वकील की मांग की थी, जिसे स्वीकृत कर लिया गया है। मुस्कान और साहिल की ओर से वरिष्ठ वकील रेखा जैन मुकदमा लड़ेंगी। उनके साथ नासिर अहमद, अंबर सहारण और चंद्रिका कौशिक असिस्टेंट वकील के रूप में रहेंगे। ये सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल में शामिल हैं। मुस्कान के बाद साहिल ने भी सरकारी वकील की मांग की थी। जेल प्रशासन ने उनकी अर्जी भी मंजूर कर ली है। बताया जा रहा है कि मुस्कान की ही तरह साहिल का परिवार भी उससे नाता तोड़ चुका है और कोई कानूनी सहायता देने को तैयार नहीं है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेज शर्मा ने बताया कि मुस्कान ने उसके सामने पेश होने का अनुरोध किया था। जब उसे बुलाया गया तो उसने कहा कि परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया है और वे वकील का इंतज़ाम नहीं करेंगे, इसलिए उसे सरकारी वकील चाहिए। जेल प्रशासन ने उसकी अर्जी को स्वीकार कर इसे कोर्ट में भेज दिया। इसके बाद सरकारी वकील की नियुक्ति हुई। इस हत्याकांड के बाद मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी ने कहा कि वो कभी अपनी बेटी से मिलने नहीं जाएंगे और उसके लिए वकील की भी व्यवस्था नहीं करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो दामाद को न्याय दिलाने के लिए बेटी के खिलाफ गवाही भी देंगे। मर्चेंट नेवी में अफसर सौरभ कुमार राजपूत लंदन से लौटकर मेरठ आए थे। 3 मार्च को मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। बेडरूम में सोते समय मुस्कान ने पति के सीने में चाकू मारा। मौत के बाद शव को बाथरूम में ले गए। साहिल ने शरीर के 4 टुकड़े किए। शव के टुकड़ों को ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया था। अगली खबर, लता ऑडियो वीडियो फिल्म यानी कि लता एवी फिल्म से न्यू वीडियो एल्बम रिलीज है, जो कि दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है। लता एवी फिल्म शॉर्ट फिल्म एल्बम में काम करने के लिए आप आमंत्रित हैं। लता एवी films@gmail.com पर अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। मेरी सारी बातों पर गौर करियो, होठों की लाली का खलियालियो। ऐसी तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।